हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर को। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है यह, और हम सॉल्व कर रहे हैं ईवीएस वाले पार्ट को। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस वाले पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? कौन सा इनमें से सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है? ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला में। ठीक, प्राथमिक उत्पादक या द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता या अपघटक, कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी देख करके बता सकता है, ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं? पेड़ पौधों को। तो पेड़ पौधे उतने मात्रा में नहीं हैं जितने ये अपघटक हैं। अपघटक एकदम माइक्रो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो किसी शरीर का डेथ होता है उसके बाद उसको सड़ा गला करके, है ना, डिकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता की अपेक्षा अपघटक जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो यह इसलिए कहा गया क्योंकि, ठीक है, जो शिक्षिका है उसने अपने स्कूल के किसी क्लास में बोला कि पढ़ाने के बाद एक क्लास पढ़ाया, उसके बाद बोला कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन इन प्रश्नों को गलत जवाब, है ना, सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा कि किसका प्रश्न सही है, किसका प्रश्न मतलब किसका उत्तर सही है, किसका उत्तर गलत है, ऐसा आकलन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बस आपको आंसर देना है। तो यह क्यों किया गया, ऐसा किस लिए बोला गया? ठीक है, सरिता ने आकलन के विषय निष्ठता को कम करने के लिए यह तरीका अपनाया है? नहीं, है ना, उसका कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है, सरिता को मालूम है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे सही जवाब नहीं दे सकते, यह भी नहीं है। ठीक है, सरिता इस तरीके से यह पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के लिए पाठ के लिए, है ना, इससे मदद मिलती है। तो यह भी सही उत्तर नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? कौन सा इनमें से कौन सा अवसादी प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? फास्फोरस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, या फॉस्फेट एवं नाइट्रोजन, या फास्फोरस एवं सल्फर? कौन सा जैव भू रासायनिक प्रकार का है? ठीक है, तो राइट आंसर इज फास्फोरस एंड सल्फर। ठीक है, फास्फोरस एंड सल्फर जो है जैव भू रासायनिक प्रकार का जो है आपका चक्र है। ठीक है, फास्फोरस से जो सल्फर है ना, इस प्रकार से जो बनता है ये चक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? इनमें से कौन सा जो है परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, परिस्थिति प्रदान करना, या रिकॉर्ड करना, या लागू करना, या क्रियान्वित करना, या फिर निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं देना। ठीक है, तो ये तीन तो आते हैं, परिस्थिति प्रदान करना, रिकॉर्ड करना और लागू करना या कार्यान्वित करना। ठीक है, परियोजना कार्य जो बच्चों को दिया जाता है ना, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसको आप परिस्थिति प्रदान करते हैं प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसको रिकॉर्ड भी रखते हैं आप, और लागू करवाते हैं या कार्यान्वित करवाते हैं। ठीक है, परियोजना को तो ये भी करते हैं, लेकिन निर्दिष्ट प्रतिक्रियाएं आप देना ये उसके अंतर्गत नहीं आता, आप प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं कुछ। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति इनमें से कौन सा है? जोनास साल्क, या जोसेफ स्टालिन, या एडवर्ड जेनर, या थियोडोर रूजवेल्ट? है ना, इनमें से किसने पोलियो वैक्सीन की खोज की? सही उत्तर है जोनास साल्क।
ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है। ठीक है, अर्पिता प्राइमरी स्कूल में एक टीचर है। वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करना चाहती है। आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, देखिए, एक टीचर है, शिक्षिका है, वह अपने स्कूल में ना विज्ञान प्रदर्शनी, है ना, साइंस एग्जीबिशन करवाना चाहती है। तो साइंस एग्जीबिशन करवाने के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य सबसे बेस्ट रहेगा? विद्यालय की प्रसिद्धि करवाने के लिए? नहीं। शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध करवाने के लिए? ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, शिक्षा के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए सृजनात्मक मतलब एक क्रिएटिव माहौल हो। ठीक है, क्रिएटिव माहौल हो, बच्चे मॉडल बनाएं और कुछ कुछ बनाएं, खुद से सीख करके आएँ और आ करके एक्सप्लेन करें, ये होता है ना उसका उद्देश्य। तो बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। ठीक है, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए ये भी नहीं है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है? विद्यालय में कोई एक बच्चा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उस इनमें से ये जो ऑप्शन 4 ठो दिए हुए हैं, इनमें से किसका विकास नहीं होता है, यह बताना है। पूछा जा रहा है नहीं होता है। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोग करने से बच्चों छात्रों में सोचने, विचारने, निरीक्षण करने तथा निर्णय करने की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही है, ये तो होती है। ठीक है, विकास नहीं होता है यह बताना है ना हमको। ठीक है, तो विकास इसमें तो होता है। प्रयोगशाला में आत्मविश्वास, आत्मानुशासन की भावना का जन्म होता है। बिल्कुल यह भी होता है। ठीक है, प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं होता। ठीक है, प्रयोगशाला के अभाव में विज्ञान सीखना, है ना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन है। ठीक है, बिना प्रयोगशाला के प्रयोग करे किए आप साइंस कैसे सीख सकते हैं? साइंस का तो बेस ही है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके देखना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, उसके बिना तो साइंस है ही नहीं। आप किसी भी चीज़ को मान नहीं सकते, मान्यता अनुसार नहीं चल सकते कि ऐसा होता होगा। आपको एक्सपेरिमेंट करके, जांच करके, चेक करके देखना है कि ऐसा वास्तव में होता है या नहीं, यही तो साइंस है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदी। ठीक है, सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनरिजर्व्ड वाला टिकट खरीदा, मतलब जनरल टिकट। ठीक है, इस टिकट से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? ये जो अनरिजर्व्ड वाला है मतलब टिकट, इसमें क्या क्या चीज़ लिखी रहती है? ठीक है, देखिए, रिजर्व और अनरिजर्व टिकट में क्या क्या अंतर होता है? ठीक है, रिजर्व टिकट में आपका सीट नंबर रिजर्व रहता है तो वह लिखा रहता है, बोगी नंबर, डिब्बा नंबर, यह रिजर्व रहता है तो यह भी लिखा रहता है। ठीक है, और अनरिजर्व में यही दोनों नहीं होते। यात्रा करने की तिथि तो होता ही है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ जाना है वह भी होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, स्टेशन का प्रारंभ और अंत भी लिखा रहता है। लेकिन हाँ, जो रिजर्व टिकट है उसमें नाम, आयु और लिंग यह भी लिखा रहता है। आपका नाम क्या है, आपकी आयु क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, आपका है ना, कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है, डिब्बा का ये सब लिखा रहता है। डिब्बा का नंबर भी लिखा रहता है और वो बोगी नंबर, है ना, कौन सा डिब्बा नंबर और कौन सा सीट नंबर है यह भी लिखा रहता है, जो कि अनरिजर्व वाले में नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें अनरिजर्व में नहीं होती हैं, नाम, आयु, लिंग और डिब्बे का नंबर। तो हम देख लेते हैं, ये वाला नहीं होता है और ये वाला नहीं होता है। ठीक है, अनरिजर्व टिकट में डिब्बे का नंबर, बर्थ नंबर, ये और ये सब। तो कौन कौन सा होता है? तो 2, 4 और 5 ये होते हैं। तो किस ऑप्शन में है? 2, 4 और 5, तो इनमें से तो किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा एक मिनट, 2 और 4 तो होता है, बट इसके साथ ट्रेन का नाम, ट्रेन नंबर, अच्छा ये भी नहीं होता है। ट्रेन नंबर भी नहीं होता है और नाम भी नहीं होता है। कौन से ट्रेन से जाना होता है ये भी नहीं होता ना। ठीक है, अनरिजर्व में ये नहीं होता है, ये नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 2 और 4 ये अनरिजर्व टिकट में
होते हैं, ठीक है। टिकट का मूल्य होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, बिलासपुर से आपको रायपुर जाना है, ठीक है। तो इसमें टिकट रहेगा बिलासपुर से रायपुर जाने के लिए, टिकट का प्राइस रहेगा, आराम मतलब जो आपका डेट रहेगा कि किस दिन में आप यात्रा करेंगे, बस इतना रहेगा। ट्रेन का नाम भी नहीं लिखा रहेगा, अनरिजर्व वाले में ट्रेन का नाम कहाँ रहेगा, ठीक है। आप तो किसी भी अनरिजर्व मतलब पैसेंजर ट्रेन से सफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो इतना होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में हुई थी? 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी, ठीक है। तो विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई थी, या केप टाउन दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में की गई थी, या फिर रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में की गई थी? ऑप्शन सी सही उत्तर है, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही थी, ठीक है। अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती रहती है? नीलम निम्नलिखित में से क्या उत्तर देगी? पक्षी जो है, अभी इस क्वेश्चन को हमने पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि गर्दन इसलिए हिलाते हैं पक्षी लोग कि उनका जो आँख होता है ना, वह स्थिर होता है। कुछ पक्षियों का आँख जो है, जो जैसे ये आँख है पूरा, अब इसमें काला वाला हिस्सा होता है, यहीं से हमको दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट टाइप का रहता है बीच में, इसी से। तो ये काला वाला हिस्सा इधर उधर नहीं हिल सकता, ठीक है। तो इसी के कारण पक्षियाँ जो है अपना गर्दन हिलाती हैं पूरा, ठीक है। वो जो काला वाला पार्ट है वह नहीं हिल सकता, इसलिए गर्दन को हिलाती हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। यह भी नहीं है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। पक्षियों की आँखों की पुतली जो है घूम नहीं सकती है, तो इसलिए वो लोग पूरे गर्दन को हिलाते हैं, ठीक है। वो आँखों की जो पुतली होती है ना, ये काला वाला हिस्सा, यह घूम नहीं सकता है, इसलिए गर्दन हिलाती हैं, ठीक है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। कोई सजेशन हो तो आप वह भी दे सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।